हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लो यूनिवर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट पेमेंट ऑफ बोनस। स्टूडेंट्स, बोनस एक ऐसी पेमेंट होती है जो वर्कर को उनके काम एंड कंपनी के प्रॉफिट के पार्ट में से दी जाती है। पहले ये सिर्फ एम्प्लॉयर की मर्जी से दी जाती थी, लेकिन अब ये एक स्टैट्यूटरी राइट बन चुकी है। भारत में कोड ऑन वेजेस 2019 ने बोनस के रूल्स को मॉडर्नाइज कर सेक्शन 26 से 41 में कवर किया है। ये प्रोविजंस का मेन पर्पज है प्रॉफिट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना एंड वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को सोशल जस्टिस के रूप में एक्नॉलेज करना। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं कि बोनस क्या होता है। बोनस एक तरह की एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है सैलरी के अलावा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये पेमेंट उस टाइम भी दे सकता है जब कोई कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या उसे अपने एम्प्लॉय को उसके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड करना हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा पेमेंट एम्प्लॉयर की विश पर डिपेंड होती थी। स्टूडेंट, पहले इंडिया में वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट एक्स ग्रेशिया के रूप में दी जाती थी, मतलब एम्प्लॉयर की मर्जी से। अगर एम्प्लॉयर चाहता तो वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा देता था, अगर वो नहीं चाहता था तो वो वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता था। एंड इस सिस्टम में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब एम्प्लॉयर अपनी ऑप्शनल के बेसिस पर ही ये पैसा देते थे, उन पर कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं थी। बट जहाँ पर एक प्रॉब्लम ये सामने आती है कि एम्प्लॉइज का कहना था कि एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन भी कंपनी के प्रॉफिट में होता है, लेकिन उन्हें हमेशा उनका हिस्सा नहीं मिलता। कभी कभी एम्प्लॉयर जेन्युइनिटी या फिर गुडविल से पैसा देता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं था। इससे वर्कर के लिए फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी एंड अनफेयरनेस होती थी। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये चीज भी समझी गई कि लेबर सिर्फ काम करने वाली नहीं है बल्कि प्रोडक्शन का पार्टनर भी है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन इग्नोर किया गया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड डिससेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बनाया। इस एक्ट ने वर्कर को एक मिनिमम स्टैट्यूटरी राइट दी, मतलब एम्प्लॉयज को लीगली बोनस मिलना ग्रांटेड हो गया। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 ने इस लॉ को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज एंड कंसोलिडेट कर कर इसको सेक्शन 26 से 41 में इंक्लूड किया है। एंड ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि प्रॉफिट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयज के साथ एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन हो, सो दैट की स्ट्राइक्स एंड डिस्प्यूट कम हो। एंड थर्ड इज कि लेबर को कंट्रीब्यूशन को सोशल जस्टिस के रूप में एक्नॉलेज किया जाए। स्टूडेंट, इस बात का अब आप ध्यान रखो। आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब न्यू कोड के अंडर बोनस ऑप्शनल नहीं रही, ये एक स्टैट्यूटरी लीगल राइट बन चुकी है एंड एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा अगर एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। अगर एक वर्कर अपना क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर कर बोनस लेने की कैटेगरी में आता है तो एम्प्लॉयर को उनको देनी ही पड़ेगी। उन पर के पास अब कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई बहाना नहीं बना सकते। पहले बोनस गुडविल या फिर गिफ्ट था, अब ये अर्न, रिवॉर्ड एंड लीगल राइट बन चुका है। स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड यूज किया था एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कि पहले एक्स्ट्रा पेमेंट होती थी, जो बोनस होती थी वो एक्स ग्रेशिया के रूप में दी जाती थी। हम उसी को समझते हैं थोड़ी और डिटेल में कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होती है। स्टूडेंट, एक्स ग्रेशिया ना लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आउट ऑफ काइंडनेस और फेवर। मतलब एक्स ग्रेशिया वो पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को देता है। इसमें कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड लीगल राइट नहीं होती, मतलब एम्प्लॉयर को ये देना मैंडेटरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी ग्रांटेड नहीं होता एंड ये सिर्फ गुडविल, जेनरसिटी एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए ही दी जाती है। एंड एक्स ग्रेशिया पेमेंट का नेचर है कि इसके में कोई भी लीगल राइट नहीं होती, मैंडेटरी नहीं है एंड एम्प्लॉयर ये सारी जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है ये एम्प्लॉयर की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है। यूजुअली फेस्टिवल, लॉसेस एंड स्पेशल सिचुएशन में ही दी जाती है। वी सी दी पर्पज ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट। इसका पर्पज है इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना, टेम्पररी फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करना विदाउट लीगल लाइबिलिटी। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल।
लीजिए कि कोई कंपनी है, वो लॉस में चल रही है, उसको लॉस हुआ, पर फिर भी उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर को दिवाली पर रुपीज़ 5000 का बोनस दिया। तो स्टूडेंट जी एक तरह का एक्स ग्रेशिया पेमेंट मानी जाएगी, जो बोनस नहीं इंक्लूड होगा। जहाँ क्योंकि जहाँ पर अगर कंपनी चाहती तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को, वर्कर को बोनस ना भी देती, मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो दिवाली पर रुपीज़ 5000 ना भी देती, वो सिर्फ़ उसकी विश पर डिपेंड थी कि उन्होंने दी। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने भी बोला है कि एक्स ग्रेशिया लीगल राइट क्रिएट नहीं करती अनलेस वो रेगुलर एंड कस्टमरी बन जाए, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पर होती है, ऑप्शनल बेसिस पर होती है इसलिए। नाउ लेट्स वी सी द मीनिंग ऑफ बोनस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019। स्टूडेंट जहाँ एक्स ग्रेशिया एक लीगल राइट नहीं होती, वही बोनस एक स्टैट्यूटरी प्रॉफिट लिंक्ड लीगल राइट है जो एम्प्लॉयर एलिजिबल एम्प्लॉयज को देना ही पड़ता है। मतलब जो एम्प्लॉयज, जो वर्कर बोनस के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया है, ये ऑप्शनल नहीं है। बोनस का नेचर एंड पर्पस ये है कि प्रॉफिट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे, एंड लेबर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज हो, एंड सोशल जस्टिस अचीव हो। बोनस लिंक्ड होता है एलोकेबल सरप्लस से, एंड मिनिमम बोनस सर्टेन लो सिचुएशन में भी देना कंपलसरी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वैसे तो बोनस जो है वो प्रॉफिट से, सरप्लस से लिंक्ड होता है, उससे रिलेट होता है, लेकिन जहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर लॉस भी हुआ है तभी भी उनको मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा, सो एज टू stabilize the financial need of the employees. And students, हुकम चंद यूथ मिल्स लिमिटेड वर्सेस सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के केस में भी यह क्लैरिफाई किया गया है कि बोनस एम्प्लॉयर जेनरोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। लास्टली हमने एक टर्म देखी है कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को ही बोनस मिलेगा। वैसे तो हम इसको इन डिटेल आगे चलकर सेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अभी दे देती हूँ कि कौन कौन पर्सन बोनस लेने के लिए एलिजिबल होंगे, मीन्स कौन से वर्कर। जो जिस एम्प्लॉयज़ ने कम से कम 30 डेज काम किया है एक अकाउंटिंग ईयर में। सेकेंड, कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी या फिर वेजेस डिफाइंड लिमिट के अंदर हो आती है, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ की, वर्कर की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको मिनिमम बोनस नहीं मिलेगा। उन्हीं एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा जिनकी सैलरी एंड वेजेस डिफाइंड लिमिट के अंदर आती हो। थर्ड, इसकी एम्प्लॉयज़ एस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट स्टाफ में इंक्लूडेड हो। टेम्पररी एंड कंट्रेक्चुअल स्टाफ की एलिजिबिलिटी अलग रूल्स के अंडर हो सकती है। वी टेक वन जनरल एग्जांपल, मान लो कि राम एक फैक्ट्री में काम करता है एंड पूरे अकाउंटिंग ईयर में 1 साल वो काम उसने किया है, तो उसकी सैलरी लिमिट डिफाइंड लिमिट के अंदर भी आती है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए हैं, तो कोड ऑन वेजेस के अंडर राम लीगली इंटाइटल है बोनस रिसीव करने के लिए। अगर एम्प्लॉयर बोनस नहीं देता तो राम लॉ के अंडर क्लेम कर सकता है। लेट्स वी टेक वन अनदर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक कंपनी काम करते हुए थोड़ी लॉस में चली गई है, लेकिन मिनिमम बोनस का प्रोविजन फिर भी एलिजिबल होगा, एंड जो एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं उनको मिनिमम बोनस दिया ही जाएगा। कि स्टूडेंट ऊपर हमने देखा है कि बोनस प्रॉफिट लिंक्ड है, लेकिन कुछ केसेस में मिनिमम ग्रांटेड होते हैं, चाहे कंपनी थोड़ी लॉस में ही क्यों ना गई हो। नाउ लेट्स वी सी द डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड एक्स ग्रेशिया पेमेंट। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा होगा डिफरेंस, बट फिर भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। स्टूडेंट, बोनस एक अर्न रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉयज को उनके काम एंड कंपनी के प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ये एक तरह की स्टैट्यूटरी राइट है एंड एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है अगर एम्प्लॉई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। एंड बोनस का अमाउंट कंपनी के प्रॉफिट एंड सरप्लस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लिंक्ड होता है, एंड कुछ केसेस में मिनिमम बोनस इवन लॉ सिचुएशन में भी पेएबल होता है। एंड बोनस रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब हर एलिजिबल एम्प्लॉय को ये हर एक अकाउंटिंग ईयर में मिलता ही है, एंड अगर एम्प्लॉयर देने से मना करे तो एम्प्लॉय कोर्ट के थ्रू इसको क्लेम भी कर सकता है। एंड वही हम देखें ऑन दी अदर साइड एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया एक वॉलंटरली पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी एंड गुडविल के बेसिस पर एम्प्लॉयज को देता है। ये कभी भी दिया जा सकता है एंड कभी नहीं, एंड इसके लिए कोई लीगल राइट नहीं होता। एक्स ग्रेशिया पेमेंट प्रॉफिट से लिंक्ड नहीं होता एंड मोस्टली फेस्टिवल, स्पेशल ओकेजन एंड कंपनी के गुडविल गेस्चर के लिए
दिया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, अगर कंपनी लॉस में है तो एम्प्लॉयर इसे देने या ना देने का पूरा हक रखता है। एक्स ग्रेशिया ओकेजनल एंड इरेगुलर होता है, एंड अगर इरेगुलरली दिया भी जाए तो इनिशियली जे कस्टमरी बोनस के फॉर्म में इन्फोर्सेबल नहीं बन सकता, पर तब भी जे बोनस नहीं होता। तो सर स्टूडेंट्स, मतलब जे कस्टमरी बोनस के फॉर्म में अगर इन्फोर्सेबल बन भी जाए फिर भी जे बोनस की फॉर्म में नहीं हम इसको इंक्लूड कर सकते एक्स ग्रेशिया को। Lastly, as we have used the term कस्टमरी बोनस, अब हम देखते हैं कि एक्स ग्रेशिया एंड कस्टमरी बोनस में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट एक वॉलंटरी एंड ओकेजनल पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को देता है। ये मोस्टली फेस्टिवल, लॉसेस एंड गुडविल के लिए होती है एंड लीगल इन्फोर्सेबल राइट नहीं होती। वहीं अगर ये पेमेंट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन के रूप में दी जा रही है तो ये कस्टमरी बोनस बन जाती है। स्टूडेंट्स, कस्टमरी बोनस का मतलब है कि जो इनिशियली वॉलंटरी था वो प्रैक्टिस की वजह से लीगल इन्फोर्सेबल बन सकता है। इसके रिगार्डिंग हम एक केस लो देखते हैं, जैसे कि मुंबई कामगार साबा वर्सेस अब्दुल बाई फाजुली बाई। इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर वॉलंटरी पेमेंट लंबे समय तक फॉर द लॉन्ग पीरियड से कंटिन्यूअस एंड रेगुलरली दिया जा रहा है तो एम्प्लॉयज उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। मतलब कस्टमरी बोनस ग्रेजुअली स्टैट्यूटरी राइट के जैसे इन्फोर्सेबल हो सकता है अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए एंड रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये स्टैट्यूटरी बोनस नहीं होता क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं होता। एज फॉर द बोनस के लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, मेरी टंग थोड़ी सी ट्विस्ट अप एंड डाउन कर रही है बिकॉज आई हैव अ सेवर कफ एंड कोल्ड, सो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है बोनस के रिगार्डिंग। स्टूडेंट, बोनस का फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से स्ट्रांगली लिंक्ड है। आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि सरप्लस एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड नॉन आर्बिट्रेरी हो, मतलब एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। एंड आर्टिकल 21 का मतलब है कि राइट टू लाइफ में इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डिग्निटी भी इंक्लूडेड है एंड ये बोनस के थ्रू अचीव होता है। एंड वही आर्टिकल 23 इंश्योर करता है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्टेड हो एंड उन्हें फेयर कंपनसेशन मिले। एंड आर्टिकल 43 मैंडेट करता है कि वर्कर को लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। एंड आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 एंड जी बैलेंस करते हैं कि एम्प्लॉयर फ्रीडम एंड वर्कर वेलफेयर के बीच एक बैलेंस बना रहे। एंड स्टूडेंट, ध्यान रहे कि एक्स ग्रेशिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है क्योंकि ये प्योरली वॉलंटरली एंड लीगल क्लेम नहीं क्रिएट करता। सो स्टूडेंट, फाइनली देखते हैं कि इस एक्स ग्रेशिया को स्टैट्यूटरी बोनस में कन्वर्ट क्यों किया गया है। स्टूडेंट, पहले एक्स ग्रेशिया पेमेंट वॉलंटरली होते थे, एम्प्लॉयर की मर्जी से एंड उन पर डिपेंड करते थे, एम्प्लॉयर की मर्जी पर ही। एंड इस सिस्टम में वर्कर के लिए अनसर्टेनिटी एंड क्वालिटी होती थी क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में भी होती तो एम्प्लॉय को गारंटी नहीं थी कि उनको ये एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी ही। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लेबर का रोल एक की वजह से रियलाइज हुआ कि लेबर प्रोडक्शन का पार्टनर है एंड उनका कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं होना चाहिए, इसलिए लॉ में चेंजेस किए गए एंड प्रॉफिट शेयरिंग को मैंडेटरी एंड इन्फोर्सेबल बनाया गया। एंड साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल पीस एंड फेयरनेस को भी इंश्योर किया गया। एंड आर्टिकल 14, 21 एंड 43 की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए गए, मतलब गुडविल एंड वॉलंटरी गिफ्ट को लीगल ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया एंड ये स्टैट्यूटरी बोनस बन गया जो अब हर एलिजिबल एम्प्लॉयज का अर्न राइट है, ना कि सिर्फ गिफ्ट। ये था अब तक का हमारा ओवरव्यू ऑफ द कंसेप्ट पेमेंट ऑफ बोनस एंड हाउ इट इज डेवलप्ड अंडर द न्यू कोड ऑन वेजेस 2019 and what was back story behind it. Now let's we start from the section 26 to 41 in detail. So now let's we start from section 26 that is deals with the eligibility for the bonus. स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्टली ओवरव्यू ऑफ दिस कंसेप्ट में देखा कि सिर्फ एलिजिबल एम्प्लॉयज को ही बोनस दिया जाता है एंड सेक्शन 26 के अंडर एक एम्प्लॉयज तब एलिजिबल है जब उसने कम से कम 30 वर्किंग डेज वर्क किया है जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूडेड हो एंड उसकी वेजेस स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग के अंदर आती हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ 1 मंथ काम करता है जो सैलरी लिमिट के बाहर है तो वो बोनस क्लेम नहीं कर सकता। बोनस एम्प्लॉयर की मर्जी पे डिपेंड नहीं है, ये लीगल राइट है।
एम्प्लॉयर को बोनस देना कॉन्ट्रैक्ट एंड गुडविल पे डिपेंड नहीं करता एंड अगर एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है तो एम्प्लॉयर को डिनाई नहीं कर सकता बोनस देने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एम्प्लॉय जून में ज्वाइन करता है एंड मार्च तक काम करता है तो चाहे सर्विस 1 साल से कम हो बट उसने फिर भी अगर 30 वर्किंग डेज कंप्लीट किए हैं, इस रीजन के बेसिस पर वो बोनस क्लेम कर सकता है। इसके रिगार्डिंग हम एक केस लो देखते हैं, दैट इज हुक्म चंद जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस सेकंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इस केस में ये क्लैरिफाई किया गया कि बोनस स्टैट्यूटरी राइट है, एम्प्लॉयर जेन्युइनिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ लेट्स वी सी द सेक्शन 27 दैट इज डील्स विद द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ बोनस। स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉय पूरे साल का काम नहीं करता तो बोनस पूरा डिनाई नहीं किया जा सकता उसके लिए, बल्कि प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि बोनस इंटाइटलमेंट का कैलकुलेशन एक्चुअल सर्विस पीरियड के रेशो में होता है। ये रिडक्शन प्यूनिटिव नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल एंड न्यूट्रल है। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। मान लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय 300 वर्किंग डे में से सिर्फ 200 डेज ही काम करता है तो उसको बोनस 200:रेशो 300 की रेशो में मिलेगा। इससे फेयरनेस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 28 दैट इज डील्स विद द कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग डेज। स्टूडेंट, ये सेक्शन वर्किंग डेज को डिफाइन करता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोनस एलिजिबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन का बेस होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि वर्किंग डेज सिर्फ वो दिन होते हैं जब एम्प्लॉय फिजिकली ऑफिस एंड फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन कोड ऑन वेजेस के अंडर कुछ स्पेशल डेज को भी डीम्ड वर्किंग डेज कंसीडर किया जाता है, जैसे कि ले ऑफ डेज, मतलब अगर एम्प्लॉयर्स ने टेम्परली काम रोक दिया हो फिर भी ये दिन वर्किंग डेज में काउंट होते हैं। ये फेयर है क्योंकि एम्प्लॉयर्स काम करना चाहता था पर एम्प्लॉयर्स ने काम टेम्परली सस्पेंड किया है। नेक्स्ट इज पेड लीव्स, दैट इज मीन्स कि एम्प्लॉय के पेड लीव के दिन भी वर्किंग डेज में इंक्लूड होते हैं फॉर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस। इससे एम्प्लॉय को एब्सेंस की वजह से बोनस लॉस नहीं होता। नेक्स्ट इज मैटरनिटी लीव्स, मतलब फीमेल एम्प्लॉयज का मैटरनिटी लीव भी वर्किंग डेज में काउंट होता है। ये जेंडर इक्वालिटी एंड वर्कप्लेस फेयरनेस को इंश्योर करता है एंड आर्टिकल 42 के प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो कि मैटरनिटी लीव एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मतलब अगर एम्प्लॉय काम के दौरान इंजरी होती है एम्प्लॉय को एंड टेम्परली काम नहीं कर पा रहा अपनी इंजरी की वजह से, तब भी जे डेज उसकी वर्किंग डेज में काउंट होते हैं। इससे लेबर वेलफेयर एंड सेफ्टी की प्रोटेक्शन मिलती है। स्टूडेंट, सेक्शन 28 का पर्पज ये है कि एम्प्लॉय को अनफेयरली पेनलाइज ना किया जाए एंड उनकी स्टैट्यूटरी मेडिकल एंड सोशल एब्सेंस की वजह से उनका बोनस इफेक्ट ना हो। इससे इंडस्ट्रियल जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रमोट होती है। नाउ लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए कि अगर एक फीमेल एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव पे है 3 मंथ के लिए, तो ये 3 मंथ वर्किंग जो 3 मंथ का लीव है ये भी वर्किंग डेज में काउंट होते हैं एंड वो वुमन बोनस के लिए एलिजिबल है एंड वो बोनस क्लेम कर सकती है। तो स्टूडेंट, सेक्शन 28 इंश्योर करता है कि बोनस के लिए एलिजिबल डेज को एम्प्लॉय फ्रेंडली तरीके से कैलकुलेट किया जाए एंड कोई भी स्टैट्यूटरी एंड जस्टिफाइड एब्सेंस एम्प्लॉय को डिसएडवांटेजेस ना करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 29 दैट इज डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कब एम्प्लॉय बोनस से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। स्टूडेंट, ध्यान रखो बोनस का रूल हार्श नहीं है एंड सिर्फ स्पेसिफिक मिसकंडक्ट में ही डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होती है। ये मिसकंडक्ट है जैसे कि फ्रॉड, राइटियस और वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट, मिसप्रोपोर्शनेट, सैबोटेज एक्सेट्रा, मीन्स जो बिहेवियर एम्प्लॉयर्स का अनएक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट, लेकिन जहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सिंपल टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, रिट्रेचमेंट से एम्प्लॉय को बोनस से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता एंड मिसकंडक्ट प्रूव होना चाहिए एंड डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होना चाहिए एंड आर्बिट्रेरी अजम्पशन अलाउड नहीं है। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय ने मशीनरी डैमेज की एंड उसका प्रूफ है तो एम्प्लॉयर बोनस से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कर सकता है उस केस के कंपनसेशन के लिए। तो ये फेयर एंड स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉलो करता है।
प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही वो डिडक्शन करता है, ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर कर देता। नाउ लेट्स वी टेक वन एग्जाम केस लो रिलेटिंग टू दैट इज द पांडियन रोडवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ स्टैट्यूट में डिफाइंड ग्राउंड्स पर ही अप्लाई होती है एंड एम्प्लॉयर सब्जेक्टिव एंड वेग रीजन से बोनस डिनाई नहीं कर सकता। स्टूडेंट सेक्शन 29 का पर्पस है कि बोनस के स्टैट्यूटरी राइट को प्रोटेक्ट करते हुए मिसकंडक्ट के केस में एम्प्लॉयर के लिए सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए। इससे एम्प्लॉयज डिसिप्लिन में रहते हैं एंड फेयरनेस भी मेंटेन होती है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 30 with the establishment to be treated as a one unit। स्टूडेंट सेक्शन 30 के अंडर ऑल डिपार्टमेंट ब्रांचेस एंड अंडरटेकिंग को एक ही एस्टेब्लिशमेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है फॉर एज टू द कैलकुलेशन ऑफ द बोनस। इसका पर्पज ये है कि एम्प्लॉयर कंपनी को आर्टिफिशियली स्प्लिट कर कर बोनस लाइबिलिटी को ना तो कम कर सके एंड ना ही बोनस लाइबिलिटी से बच सके। एंड कोर्ट इस बात को भी चेक करता है कि ओनरशिप मैनेजमेंट फाइनेंसेस एंड पर्पस में यूनिटी है या नहीं। अगर यूनिटी एस्टेब्लिश होती है तो बोनस को कंबाइंड प्रॉफिट के बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर एक कंपनी के ऑफिस मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर में है तो बोनस कैलकुलेट करते टाइम इन ऑफिसेस के प्रॉफिट भी ऐड कर कर फिर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बोनस, ना कि हर ऑफिस में अलग से ट्रीट होगा। इससे फेयरनेस एंड इक्विटी मेंटेन होती है। एम्प्लॉयर के टैक्टिक से भी बचा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 31 दैट इज डील्स विद द पेमेंट आउट ऑफ द एलोकेबल रिसोर्सेस मीन्स आउट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस। स्टूडेंट सेक्शन 31 में ये प्रिंसिपल है कि बोनस का पैसा हमेशा एलोकेबल सरप्लस से ही पे होता है, ना कि किसी आर्बिट्रेरी फंड से। एलोकेबल सरप्लस का मतलब है कि वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बिजनेस एक्सपेंसेस के बाद। ये प्रिंसिपल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेबर का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट में होता है एंड उनको फेयर शेयर मिलना चाहिए। इसके रिगार्डिंग केस लो है मोयर मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सूटी मिल्स मजदूर यूनियन। इस केस में कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि लेबर का क्लेम ओवर सरप्लस प्रॉफिट लेक्टिमेट है एंड ये बोनस के लिए वैलिड बेस है एक। तो स्टूडेंट सेक्शन 31 इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज को प्रॉफिट शेयर मिले एंड एम्प्लॉयर सिर्फ अवेलेबल सरप्लस के अंदर ही बोनस पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 32 दैट इज डील्स विद द कंपटीशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। बोनस की शुरुआत ही ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। सेक्शन 32 ये क्लैरिफाई करता है कि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से प्रॉफिट का फिगर नहीं दिखा सकता, बल्कि लॉ ने क्लियरली प्रिस्क्राइब किया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। स्टूडेंट सेक्शन 32 का मेन पर्पस ये बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि बोनस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी बेस फिगर पर खड़ा होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बोनस का स्टार्टिंग पॉइंट ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन से है, बट लॉ ने अलग अलग नेचर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग अलग कंप्यूटेशन मेथड प्रिस्क्राइब किए हैं सो दैट कि प्रॉफिट कैलकुलेशन फेयर एंड यूनिफॉर्म रहे। स्टूडेंट्स बैंकिंग कंपनीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के मेथड्स डिफरेंट है। बैंकिंग कंपनीज का प्रॉफिट स्ट्रक्चर नॉर्मल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से काफी अलग होता है, इसलिए फर्स्ट शेड्यूल में स्पेशली बैंकिंग कंपनीज के लिए डिटेल फॉर्मूला दिया गया है जिसमें बैंकिंग स्पेसिफिक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। एंड ऑन द अदर साइड अदर एस्टेब्लिशमेंट के केसेस में जैसे कि नॉन बैंकिंग कंपनीज, फैक्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेकंड शेड्यूल अप्लाई होता है। इसमें स्टूडेंट्स नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिजनेस इनकम एंड अलाउएबल एडजस्टमेंट के बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। Let's we see the importance of this calculation of gross profit। स्टूडेंट ग्रोस प्रॉफिट बोनस कैलकुलेशन का फाउंडेशन होता है। अगर ग्रोस प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हो जाए तो एम्प्लॉय को कम बोनस मिल सकता है या फिर एम्प्लॉयर पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है। लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट ₹50 लाख है तो बोनस कैलकुलेशन सेट ऑन एंड सेट ऑफ से पहले इसी अमाउंट को बेस माना जाएगा। सेक्शन 32 यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। एंड केस लो इन दी जालन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मिल मजदूर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस एंड बोनस का कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली स्टैट्यूटरी मेथड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से प्रॉफिट फिगर चेंज नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट लेट्स वी सी द सेक्शन 33 दैट इज डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ द अवेलेबल सरप्लस।
स्टूडेंट्स अब जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका होता है तो अगला लॉजिकल सवाल ये होता है कि क्या पूरा ग्रॉस प्रॉफिट बोनस के लिए अवेलेबल होता है या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें सेक्शन 33 देता है। सेक्शन 33 कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले कुछ नेसेसरी डिडक्शंस एंड टैक्सेस माइनस किए जाते हैं एंड जो अमाउंट बचता है उससे अवेलेबल सरप्लस कहा जाता है। यानी ये वो रियलिस्टिक अमाउंट है जिसमें से बोनस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, अवेलेबल सरप्लस इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट। सेक्शन 34 के डिडक्शंस देन माइनस सेक्शन 35 के डायरेक्ट टैक्सेस। स्टूडेंट्स अवेलेबल सरप्लस ही वो अमाउंट होता है जिसके बेसिस पर मिनिमम बोनस यानी कि 8.33% एंड मैक्सिमम बोनस यानी कि 20% डिसाइड होता है। इसी फिगर का यूज कर सेट ऑन एंड सेट ऑफ के लिए भी होता है। स्टूडेंट कोर्ट इस अमाउंट को रियल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मानती है सो दैट एम्प्लॉयर पर अननेसेसरी बर्डन ना आए एंड एम्प्लॉयज के राइट भी प्रोटेक्टेड रहें। टेक वन इलस्ट्रेशन रिलेटिंग टू इट। मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट है ₹50 लाख, उसमें से जो डिडक्शन होगी वो है ₹10 लाख की एंड उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स माइनस होगा वो है ₹5 लाख। तो इसके बाद जो अवेलेबल सरप्लस बचता है वो है ₹35 लाख जिसमें से ही बोनस पे होगा। नेक्स्ट लेट्स वी टेक द सेक्शन 34 दैट इज डील्स विद द डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने ऊपर बताया कि कौन कौन सी डिडक्शंस माइनस होगी ग्रॉस प्रॉफिट में से आफ्टर दैट सरप्लस निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन कौन सी चीजें डिडक्ट की जा सकती हैं। इसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड आंसर जे सेक्शन 34 देता है। सेक्शन 34 का पर्पस ये इंश्योर करना है कि बोनस सिर्फ पेपर प्रॉफिट पर नहीं बल्कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर दिया जाए। इसलिए लॉ कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस को अलाउ करता है जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट, स्टैट्यूटरी अलाउंसेस, हैबिलेशन एक्सपेंसेस एंड अदर स्टैट्यूटरी अलाउंसेस। तो स्टूडेंट इस सेक्शन का मेन फोकस ये है कि ये प्रोविजन इंटरप्राइज की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करती है, दैट कंपनी सिर्फ नाम के प्रॉफिट्स दिखाकर बोनस देने के प्रेशर में ना आ जाए। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि हर डिडक्शन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड जस्टिफाइड होनी चाहिए, नहीं तो डिस्प्यूट आगे खड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट राइज हो सकता है। लेट्स बी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए अगर कंपनी ने ₹1 करोड़ कमाई है करी है तो उसमें से वो डेप्रिसिएशन ₹10 लाख एंड स्टैट्यूटरी अलाउंसेस ₹5 लाख एंड टोटल अमाउंट 15 लाख को डिटेक्ट करके ही बोनस कैलकुलेशन करेगी। लेट्स वी टेक आवर अदर सेक्शन दैट इज 35 डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। जब हम सेक्शन 32 से 34 के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट एंड अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं तब लॉजिकली अगला क्वेश्चन उठता है कि टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि बोनस एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। इसलिए अगर टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना तो एम्प्लॉयर पर डबल फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है एंड स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 का क्लियर रूल ये है कि डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा जैसे कि बोनस पेएबल ही ना हो। इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा तब बोनस अमाउंट को टैक्सेबल प्रॉफिट से डिडक्ट या एडजस्ट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट लो ये मानता है कि बोनस एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पर आता है जबकि टैक्स कैलकुलेशन अर्निंग स्टेज पर होता है। दोनों को मिक्स करना लो अलाउ नहीं करता। सेक्शन 35 का मेन ऑब्जेक्टिव फेयरनेस एंड बैलेंस को मेंटेन करना है। सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि बोनस की वजह से टैक्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट ना हो जाए एंड एम्प्लॉयर को अननेसेसरी एंड अनफेयर टैक्स बर्डन फेस ना करना पड़े। अगर बोनस को टैक्स कैलकुलेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो एम्प्लॉयर को पहले बोनस देना पड़ेगा एंड फिर उसी बोनस पर ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिक इनजस्टिस क्रिएट करेगा। तो स्टूडेंट इसलिए सेक्शन 35 एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है बिना एम्प्लॉय की बोनस राइट को इफेक्ट किए हुए। लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस। मान लीजिए कि कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट ₹50 लाख है एंड उसमें से डायरेक्ट टैक्स विदाउट कंसीडरिंग बोनस जो कि ₹10 लाख है। अब अगर कंपनी बोनस पे करती भी है तो भी टैक्स कैलकुलेशन ₹50 लाख पर ही होगा एंड डायरेक्ट टैक्स ₹10 लाख ही डिटेक्ट किया जाएगा, यानी बोनस को ऐड कर टैक्स कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह सेक्शन 35 टैक्स कंपटीशन को ऑब्जेक्टिव एंड प्रेडिक्टेबल बना देता है। कोर्ट्स ने भी सेक्शन 35 को एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन माना है जो कि बोनस लॉ के वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एम्प्लॉयर के इकोनॉमिक राइट्स को भी प्रिजर्व करता है। नाउ नेक्स्ट लेट्स वी टेक सेक्शन 36 दैट इज डील्स विद द सेट ऑन एंड सेट ऑफ। ये एक तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि सेक्शन 36 के द्वारा एड्रेस की जाती है। लो ये मानता है कि बिजनेस प्रॉफिट हर साल सेम नहीं होते, कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो कभी कम एंड कभी लॉस भी हो सकता है। अगर बोनस हर साल सिर्फ उसी साल के प्रॉफिट से रिलेटेड कर दिया जाएगा
जो पहला का प्रॉफिट है उसी साल के प्रॉफिट से लिंक कर दिया जाएगा तो एम्प्लॉइज को इरेगुलर बोनस मिलेगा एंड एम्प्लॉयर्स पर भी अनप्रडिक्टेबल प्रेशर पड़ेगा। एंड इसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिजॉल्व करता है सेक्शन 36। सबसे पहले हम देखते हैं सेट ऑन का कंसेप्ट। हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस सरप्लस भी कहते हैं। स्टूडेंट सेट ऑन का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब किसी साल अवेलेबल सरप्लस रिक्वायर्ड बोनस से ज्यादा हो। सिचुएशन में एक्स्ट्रा सरप्लस को सेट ऑन कर दिया जाता है। जे अमाउंट मैक्सिमम 4 अकाउंटिंग ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। स्टूडेंट सेट ऑन एक फाइनेंशियल बफर क्रिएट करता है जिससे फ्यूचर के लीन ईयर्स में भी एम्प्लॉयज को बोनस मिल सके। नाउ नेक्स्ट लेट्स वी सी द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ विच इज आल्सो कॉल्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द डेफिशिएंसी। स्टूडेंट सेट ऑफ उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जब किसी साल अवेलेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम हो, फिर भी एम्प्लॉयर को स्टैट्यूटरी मिनिमम बोनस देना पड़ता है। इस केस में जो डेफिशिएंसी होती है उसे फ्यूचर के सरप्लस से एडजस्ट किया जाता है। इससे एम्प्लॉयर पर इमीडिएट एक्सेसिव बर्डन नहीं आता एंड सिस्टम स्मूथ रहता है। एक हम एक केस लेते हैं, दैट इज जलन ट्रेडिंग ऑपरेशन वर्सेस मिल मजदूर सभा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेट ऑन एंड सेट ऑफ प्रोविजन को चैलेंज टाइम पीरियड में अपहोल्ड किया था। कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस आर्टिकल 19 सब क्लोज सी 6 के अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जे एम्प्लॉयर के बिजनेस फ्रीडम एंड वर्कर के वेलफेयर के बीच फेयर बैलेंस बनाते हैं। इसलिए सेक्शन 36 ना तो एम्प्लॉयर बाइज्ड है एंड ना ही एम्प्लॉई, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बैलेंस्ड है। लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू इट। मान लीजिए कि ईयर 1 में अवेलेबल सरप्लस ₹10 लाख है एंड एक्चुअल बोनस रिक्वायर्ड है ₹8 लाख। तो ₹8 लाख बोनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग ₹2 लाख सेट ऑन कर फ्यूचर ईयर्स के लिए सेव कर लिया जाएगा। अगर फ्यूचर में किसी साल सरप्लस कम हो जाए तो ये ₹2 लाख एम्प्लॉयज के बोनस के लिए यूज किया जा सकता है। We'll see the section 37 that is deals with the adjustment of the customary and interim bonus. स्टूडेंट सेक्शन 37 का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एम्प्लॉय को एक ही साल के लिए डबल बोनस का फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए अगर एम्प्लॉयर ने कस्टमरी बोनस जैसे कि दिवाली बोनस या फिर इंटरिम बोनस जो कि अकाउंटिंग ईयर के बीच दिया गया बोनस है वो पहले ही पे कर दिया है तो उसे फाइनल स्टैट्यूटरी बोनस से एडजस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स लॉ ये मानता है कि बोनस का नेचर चाहे अलग अलग नाम से हो लेकिन बेनिफिट एक ही होना चाहिए। इस प्रोविजन के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला ये है कि एम्प्लॉइज को डबल बेनिफिट मिलने से रोकना सो दैट कि बोनस अनजस्ट इनरिचमेंट का सोर्स ना बन जाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज की ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी बोनस प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करना जो कि इंडस्ट्री कल्चर का पार्ट होती है। इस तरह सेक्शन 37 फेयरनेस एंड कंटिन्यूटी दोनों को मेंटेन करता है। नाउ लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कि कंपनी ने अप्रैल के मंथ में ₹50,000 का इंटरिम बोनस दे दिया। फाइनल स्टैट्यूटरी बोनस कैलकुलेट होता है ₹2 लाख। तो ₹2 लाख माइनस ₹50,000 जो पहले बोनस दे दिया है बाद बचता है ₹1.5 लाख मीन्स 1.5 लाख ही फाइनल पेमेंट होगी बोनस की। जाने इंटरिम बोनस एडजस्ट हो जाएगा, अलग से दोबारा नहीं मिलेगा। Now let's we take the other section that is section 38 which is deals with the deductions from the bonus. Student section 38 एक sensitive but बहुत ही जरूरी प्रोविजन है। ये सेक्शन एम्प्लॉयर को ये राइट देता है कि एम्प्लॉई के मिसकंडक्ट से जो एक्चुअल लॉस हुआ हो उसे बोनस से डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि स्ट्रिक्ट सेफगार्ड के साथ ही आती है। वो क्लियरली कहता है कि डिडक्शंस लॉस प्रूव्ड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए प्लस आर्बिट्रेरी एंड पिन्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स बोनस को पनिशमेंट का टूल नहीं बनाया जा सकता। लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस। मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉय ने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से मशीनरी को डैमेज कर दी है एंड उस डैमेज से ₹10,000 का लॉस हुआ है। अगर ये लॉस इंक्वायरी से प्रूव हो जाएगा तो रिकॉर्ड से स्पॉट एंड रिकॉर्ड के साथ उसको स्पॉट भी मिल जाएगी तो एम्प्लॉयर ₹10,000 तक बोनस से डिडक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कोर्ट ने रिपीटेडली मीन्स कंटिन्यूसली कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर पर ही होगा। आर्बिट्रेरी डिडक्शंस इलीगल एंड वॉइड मानी जाती हैं। इसलिए सेक्शन 38 एम्प्लॉय के राइट्स को डाइल्यूट नहीं करता बल्कि बैलेंस डिसिप्लिन इंश्योर करता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 39 दैट इज डील्स विद द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। स्टूडेंट सेक्शन 39 बोनस पेमेंट के लिए क्लियर एंड स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, मतलब कब तक बोनस मिल जाएगा।
लॉ के अकॉर्डिंग बोनस अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के 8 मंथ के अंदर अंदर पे करना कंपलसरी होता है। ये सिर्फ डायरेक्टरी नहीं बल्कि मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। अगर एम्प्लॉयर डिले करता है तो लेबर अथॉरिटीज इंटरवेन भी कर सकती है इसमें। कोर्ट पेनल्टी एंड इंटरेस्ट इम्पोज कर सकता है कि एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि वो अपने बोनस के लिए क्लेम कर सकता है। लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग इट। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर जो कि 31 मार्च को एंड होता है उसमें बस 30 नवंबर तक पे करना लीगली मैंडेटरी है कि उस अकाउंटिंग ईयर में जो बोनस है वो 30 नवंबर तक आखिरी डेट है उस तक पे हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद उस तक पे नहीं होता है उसके बाद पे होता है तो उसमें फिर लेबर अथॉरिटीज एंड कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। एंड स्टूडेंट इसमें कोर्ट की अप्रोच ये रही है कि अगर बोनस डिले होता है तो उसमें लेबर वेलफेयर वायलेशन मानी जाएगी। डिले को लाइटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसलिए सेक्शन 39 बोनस को इफेक्टिव राइट बनाता है, सिर्फ पेपर राइट नहीं। नेक्स्ट इज सेक्शन 40 दैट इज डील्स विद द एप्लीकेशन टू द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। स्टूडेंट सेक्शन 40 पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कंडीशनल रूल ले डाउन करता है। ये चैप्टर तभी अप्लाई होता है जब पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कमर्शियल कंपटीशन में हो। इसका रीजन सिंपल है, हर पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती। कई बार पीएसयूज वेलफेयर एंड सर्विलियन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसलिए उन पर बोनस का बर्डन डालना फाइनेंशियली अनफेयर हो सकता है। ये पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वेलफेयर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स। तो इसमें तो स्टूडेंट हमें पता ही है कि अगर इन पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा तो वो एक तरह का अनफेयर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह सेक्शन 40 लेबर वेलफेयर एंड स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 41 दैट इज डील्स विद द नॉन एप्लीकेबिलिटी पावर टू एग्जाम्प्ट। स्टूडेंट सेक्शन 41 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो कुछ एस्टेब्लिशमेंट को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के प्रोविजन से एग्जाम्प्ट कर सके एंड प्रोवाइडेड कि ऐसे एग्जाम्पशंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही दिए जाएंगे। इस सेक्शन के अंडरलाइंग आइडिया ये है कि लॉ हर एक एस्टेब्लिशमेंट पर रिजिडली अप्लाई करना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट बॉडीज एंड सर्टेन गवर्नमेंट रन यूनिट्स का नेचर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोनस पेमेंट को इम्प्रैक्टिकल एंड अनजस्ट बना देता है। इसलिए सेक्शन 41 एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को देखते हुए रैशनल डिसीजन ले सके। एंड साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि एग्जाम्पशन पावर आर्बिट्रेरी तरीके से यूज नहीं की जा सकती एंड इसका पर्पस लेबर वेलफेयर को अंडरमाइन करना नहीं होना चाहिए। इस प्रोविजन के थ्रू लेजिस्लेचर ने एक तरफ स्टेट को पॉलिसी लेवल फ्रीडम दी है एंड दूसरी तरफ एम्प्लॉयज के राइट्स एंड वेलफेयर के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को इंटैक्ट रखा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द बोनस विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 25 टू 41। मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर एक समरी टेबल प्रोवाइड करा है इन सभी सेक्शन का फॉर योर क्लैरिफिकेशंस एंड आपके डाउट क्लियरेंस के लिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर बता देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर देना। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस Payment of Bonus Act 1965 or you can say 1975 and between the Code on Wages 2019 में जो पेमेंट ऑफ बोनस की प्रोविजन दी गई है उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर ही इसके नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल वे में प्रोवाइड करे हैं, आप अच्छे से देख लो। इसकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। वैसे इसके नोट्स बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ ही जाएंगे, सो यू कैन डू इट। नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक। स्टूडेंट सेक्शन 26 से 41 बोनस को एक्स ग्रेशिया पेमेंट से स्टैट्यूटरी राइट बनाता है। ये प्रोविजन मिनिमम मैक्सिमम बोनस लिमिट सेट ऑन एंड सेट ऑफ सिस्टम प्लस टाइम बाउंड पेमेंट इंश्योर कर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क आर्टिकल 14, 21, 38 एंड 43 के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। कोर्ट्स एंड लेबर अथॉरिटीज पे कंप्यूटेशन, जस्टिफाइड डिडक्शंस एंड टाइमली पेमेंट इंश्योर करते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को सिर्फ सेक्शन के रूप में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड लेबर डिग्निटी के कंटेक्स्ट में समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही और भी लीगल कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज एंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट के साथ सिंपल वे में समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट। थैंक यू सो मच।